हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपने हिंदी का पार्ट टोपी शुक्ला बिना किसी देरी के। अच्छा, इस पार्ट में ना दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो टोपी शुक्ला और एक इफ़न। ठीक है, तो इफ़न की कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कवि जो लेखक हैं उन्होंने इफ़न को इतना ही उसकी कहानी बताई हुई जितनी टोपी की कहानी बताने के लिए ज़रूरी थी। तो इफ़न मेन पार्ट नहीं है कहानी का, टोपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ में लेखक जो है टोपी की कहानी सुनाना चाहते हैं हमें, इसलिए लेखक कहता है कि इफ़न की कहानी वो पूरी नहीं सुनाएंगे बल्कि उतनी ही पार्ट सुनाएंगे इफ़न की कहानी का जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इफ़न जो है टोपी की कहानी का एक हिस्सा है जिसके बिना शायद टोपी की कहानी भी अधूरी है। तो मेन जो है वो टोपी है। ठीक है, ये दोनों लेखक की कहानी के दो कैरेक्टर हैं, दो चरित्र हैं। एक का नाम क्या है, बलभद्र नारायण शुक्ला, और दूसरे का नाम क्या है, सैयद जरगाम मुर्तुजा। ठीक है, एक को सभी प्यार से टोपी कहते हैं और दूसरे को इफ़न कहते हैं। ठीक है, इफ़न की दादी जो है वो पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 साल की थी जब उनकी शादी हो गई थी और वो लखनऊ आ गई थी। लेकिन वो जब तक जिंदा रही तब तक वो पूरब की भाषा ही बोलती रही। लखनऊ की तो उर्दू भाषा है और वो उर्दू जो है उनकी ससुराल की भाषा थी। उन्होंने तो मायके की भाषा को ही गले लगा कर रखा था क्योंकि उस भाषा से उन्हें अपनापन फील होता था और उस भाषा के अलावा उन्हें कोई और समझ नहीं पाता था, है ना। जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो उनके दिल में तमन्ना थी कि वो खूब गाना बजाए। ठीक है, लेकिन इस्लाम में गाना बजाना नहीं होता था। बेचारी का जो दिल है वो उदास हो गया था। लेकिन जैसे ही इफ़न का जन्म हुआ तो उसके जब छठी का दिन आता है, जो फंक्शन होता है छठी का, उस दिन उन्होंने जी भरकर उत्सव मना लिया था। लेखक कहते हैं कि इफ़न की दादी जो है वो किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, वो तो एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, लेकिन लखनऊ आकर वो दही के लिए भी तरस जाती थी। तो जैसे ही वो अपने मायके जाती थी तो उनका सारा का सारा मन जो है वो जी भरकर क्या खा लेता था, दही खा लेता था। तो जब भी दादी अपने मायके जाती थी तो उनका जितना मन होता था वो जी भरकर दही खा लेती थी और लखनऊ वापस आते ही वो मौलविन जो है वो बन जाया करती। ठीक है, इफ़न को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार तो वैसे उन्हें अपने अम्मी अब्बू, छोटे बहन छोटे भाई से, बड़ी बहन और छोटी बहन नुजरत से भी था, लेकिन दादी को वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। कौन? इफ़न। ठीक है, अम्मी तो कभी कभी इफ़न को डांट देती थी, मार भी देती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की तरह डांट और मार देती थी। अब्बू भी कभी कभी न्यायालय की तरह घर को न्यायालय समझकर अपना फैसला सुना देते थे। नुजरत को जब भी मौका मिलता तो उसकी कॉपियों में तस्वीरें बनाने लग जाती। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी भी इफ़न का जो मन है वो किसी भी बात पे नहीं दुखाया था। वे रात को उसे बहुत सारी कहानियां सुनाती थी, जैसे बेरहम डाकू, अनारपरी, 12 बुर्ज, अमीर हफ्जा और गुलब कावली, हातिम ताई, पंचकुला रानी की कहानियां जो सुनाती थी। इफ़न की दादी की जो बोली थी, मतलब पूरब की थी, वो तो पूर्वी भाषा ही बोलती थी। तो वो जो भाषा बोलती थी वो टोपी के दिल में उतर गई थी। उसे भी इफ़न की दादी की बोली जो है बेसिकली वो बहुत अच्छी लगने लग गई थी। इफ़न की दादी की जो बोली थी वो टोपी की मम्मी की तरीके की थी। ठीक है, मतलब दोनों की दोनों सेम टाइप की भाषा का यूज़ करते थे। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसे तो अपनी दादी से नफरत थी। वह पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। तो टोपी को अपनी दादी पसंद नहीं थी लेकिन इफ़न की दादी पसंद थी, और इफ़न की दादी की जो बोली थी वो उसकी माँ की, टोपी की माँ की बोली की जैसे थी। ठीक है, तो टोपी को अपनी दादी की भाषा और इफ़न की अब्बू की भाषा एक जैसी लगती थी। समझ में आ रहा है? जो टोपी की दादी थी जिससे वो नफरत करते थे और और इफ़न के अब्बू थे, उन दोनों की बोली यानी कि वो एक ही पार्टी में लगते थे उसको। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि टोपी जब इफ़न के घर जाता था उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता था, इफ़न की दादी के पास। ठीक है, टोपी को इफ़न की दादी का हर एक शब्द बिल्कुल शक्कर की तरह मीठा लगता था, पके आम के रस की तरह लगता था, है ना। तो तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता था, मतलब काफ़ी अच्छी उनकी बोली लगती थी टोपी को। लेखक कहते हैं कि इफ़न की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछती थी बात को स्टार्ट करने के लिए कि उसकी अम्मा क्या कर रही है। ठीक है, पहले पहले तो टोपी को समझ में नहीं आया कि अम्मा क्या होता है, लेकिन उसे बाद में समझ में आ गया कि माता जी को अम्मा कहते हैं। ठीक है, तो जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह गुड़ की डाली जो है वो मुँह में रखकर उसके स्वाद का आनंद लिया जाता है, उसी तरह वह शब्द वो बार बार बोलता था, जैसे कि अम्मा, अब्बू, बाजी। उसे ये शब्द जो है वो बहुत पसंद आए। तो एक दिन क्या हुआ, टोपी अपने घर पे था, उसे बैंगन का भरता बहुत अच्छा लग रहा था। तो राम दुलारी कौन है? जो टोपी की माँ है। ठीक है, वो उनको खाना परोस रही थी टोपी को। टोपी ने कह दिया, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। तो अम्मी ये शब्द सुनते ही मेज पर सभी लोग चौंक गए और
उन सभी लोगों के हाथ जो है खाना खाते हुए रुक गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की तरफ देखने लग गए और टोपी की दादी सुभद्रा देवी ने तो उस वक्त खाने की मेज से ही वो उठ गई थी, है ना। और टोपी की माँ राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा कि तूने शब्द बोला तो बोला कैसे। और बार बार वो एक ही सवाल पूछ रही थी कि अब जाएगा तो इफ़न के घर, अब जाएगा। तो इसके उत्तर में बार बार टोपी हाँ ही कहता रहा कि हाँ जाऊंगा जाऊंगा, कितना ही मार लो जाऊंगा। तो मुन्नी बाबू और भैरव जो टोपी के भाई थे, छोटे भाई थे, ठीक है, वे टोपी की पिटाई का तमाशा देख रहे थे। और जैसे उसकी पिटाई तो हो ही रही थी तो साथ में मुन्नी बाबू ने क्या बोला, एक बात जोड़ दी कि मैंने तो ना इसे रहीम कबाची की दुकान पर कबाब खाते हुए भी देखा था। और सच्ची बात तो ये थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देखा था और मुन्नी बाबू ने एक अन्नी होती थी उसको रिश्वत के लिए दे दिया था टोपी को कि तू घर में प्लीज मत बताइयो, इस तरीके से, ताकि टोपी जो है वो घर में शिकायत ना लगाए, ठीक है। उस दिन तो टोपी की इतनी पिटाई हुई कि अगले दिन उसका सारा शरीर जो है वो दुख रहा था। दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इफ़न से मिला उसने अपने मन की सारी बात जो है वो इफ़न को बता दी कि ऐसे ऐसे कल तो मेरी पिटाई हो गई, है ना। दोनों भूगोल शास्त्र की जो कक्षा है वो छोड़कर बाहर निकल गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे, क्योंकि बात यह थी कि टोपी फल के अलावा बाहर की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता, इसलिए इफ़न ने उसके लिए केले खरीद लिए थे। टोपी बहुत ही भोलेपन से इफ़न से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग दादी बदल लें, मतलब तेरी दादी मेरी हो जाए और मेरी दादी तेरी हो जाए। तो इफ़न ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो सकता। और अब्बू जो है इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि मेरी दादी मेरे अब्बू की भी तो माँ है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए अब क्या होता है, जब वो दोनों आराम से बातें कर रहे थे और केले खा रहे थे तो इफ़न का जो नौकर है वो आता है और खबर देता है इफ़न को कि उसकी दादी का जो है देहांत हो गया। शाम को जब टोपी इफ़न के घर गया तो सारी जगह शांति थी, घर जो है वो लोगों से भरा हुआ था। परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए पूरा घर खाली हो चुका था, क्योंकि टोपी जो है इफ़न की दादी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। जबकि टोपी को दादी का नाम भी मालूम नहीं था, टोपी को तो ये भी नहीं पता था कि इफ़न की दादी का नाम क्या था। परंतु इफ़न की जो दादी हैं उनका टोपी से ज़्यादा गहरा संबंध बन गया था। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले हो गए थे, क्योंकि दोनों को घर में समझने वाला कोई भी नहीं था, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन दूर कर दिया था। टोपी इफ़न को सहानुभूति देता हुआ कहता है कि इफ़न की दादी की जगह काश मेरी दादी मर गई होती तो ठीक हुआ होता। तो इस तरीके से बात करते हैं। लेखक कहता है कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 1945 को कसम खाई थी कि अब वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती हो, ट्रांसफर होती हो। तो क्या हुआ, 10 अक्टूबर सन 45 को टोपी के जीवन के इतिहास का बहुत बड़ा दिन था, या फिर बहुत अधिक महत्व वाला दिन था, क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पापा की बदली हो गई थी और वो कहाँ चले गए थे, मुरादाबाद चले गए थे, ठीक है। टोपी दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस कर ही रहा था और अब इफ़न के चले जाने पर भी वो अकेला हो गया था, क्योंकि अब उसने सोचा कोई नए दोस्त बन जाए। तो दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिराम सिंह के 3 बेटे थे, लेकिन उन तीनों बेटों में से कोई भी टोपी का दोस्त नहीं बन सकता था, क्योंकि डुब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू टोपी के साथ का ही था लेकिन वो सिर्फ अंग्रेजी बोलता था। अब ना तो इफ़न था ना इफ़न की दादी जो उसे समझ सके। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो कि टोपी का दर्द समझती थी। तो अब वो सीता के साथ ही अपना समय जो है वो गुजारने लगा था। ठंड के दिन शुरू हो गए थे और मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा है, जो कि टोपी का भाई था, है ना। और भैरव के लिए भी नया कोट का कपड़ा है, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का ही पुराना कोट मिला। वैसे तो वो नया ही था, क्योंकि पिछली बार मुन्नी बाबू को वो कपड़ा पसंद नहीं आया था तो इसलिए वो पहना नहीं था, तो वो नया था तो टोपी को दे दिया गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, टोपी ने उस कोट को दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया गया था और वो खुश हो गया। अब नौकरानी के बच्चे को दी हुई कोई चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जो है वो ठंड ही खाएगा। इस पर दादी और टोपी की खूब बहस हुई और दादी ने पूरा घर सर पे उठा लिया। जब टोपी को उसकी माँ ने, जैसे उसने अपनी दादी को उल्टा जवाब दे दिया था, तो टोपी को उसकी माँ ने खूब पीटा और उसने अपनी सारी बात जो है वो बूढ़ी नौकरानी सीता को बता दी थी। किसने? टोपी ने, कि मेरी मम्मी ने मारा मुझे। तो सीता कहती है अब तुम 10वीं क्लास में पहुंच गए, तुम्हें अपनी दादी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी जो है वो 10वीं क्लास में पहुंच गया, लेकिन टोपी के लिए 10वीं क्लास में पहुंचना इतना आसान नहीं था। 10वीं क्लास में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल टोपी फेल हो गया था। वो पढ़ाई में बहुत तेज़ था, लेकिन
कोई उसे पढ़ने नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने के लिए बैठता तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू उसे कोई काम बता देते थे, तो कभी माँ जो है टोपी से ऐसी चीज़ मंगा लेती थी जो नौकरों से नहीं मंगवा सकती थी, तो इस वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती। अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो उनका छोटा भाई भैरव उनकी कॉपियों में से पन्ने फाड़कर और जहाज बनाकर खेलने लग जाता था। ये तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल जो टोपी है उसको टाइफॉइड हो गया था, जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया था। तीसरे साल वो पास तो हो गया, लेकिन 3rd डिवीज़न से पास हुआ, ठीक है। अब वो 3rd डिवीज़न उसके माथे पर एक कलंक के तरीके की तरह चिपक गया कि 3rd डिवीज़न से पास हुआ है, लेकिन वो पास हो गया, यही बहुत बड़ी थी। इसलिए वह उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ खेलता था। टोपी के सभी जैसे टोपी बार बार फेल हो गया था, अब टोपी के सभी दोस्त जो है वो 10वीं कक्षा में आ गए थे और वो पहले वाली कक्षा में ही रह गया था। इसलिए वो उन्हीं से मिलता था जो उसके एक्चुअल दोस्त थे, जो कि 10वीं में थे, और उन्हीं के साथ खेलता था। अपने साथ 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ उसकी दोस्ती नहीं हुआ करती, तो जब भी क्लास में बैठता तो उसे अजीब लगता। टोपी ने किसी न किसी तरह उस साल को झेल लिया, लेकिन अगले साल वो फिर से फेल हो गया। अब जो 8वीं क्लास के बच्चे थे वो 9वीं क्लास में आ गए, और 9वीं क्लास के बच्चे जो है वो 10वीं क्लास में आ गए, ठीक है। अब वो उसके दोस्त जो थे ना तो 8वीं वाले थे ना 9वीं वाले थे, है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दूभर हो गया। और फिर अब जो है टोपी अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लग गया था, क्योंकि वो उसकी उम्र तो जेन्युइन क्लास में बैठने की थी, बट वो फेल होने के कारण पीछे वाली क्लासेस में था, ठीक है। अब उसकी क्लास में एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, वहीद। उसने टोपी से पूछा कि तू हमारे साथ क्यों नहीं खेलता, तू बाकी लोगों के साथ क्यों खेलता रहता है, क्योंकि वो लोग तो आगे चले जाएंगे और तेरे रियल क्लासमेट्स तो हम हैं, तो तुझे हमारे साथ खेलना चाहिए, हमारे साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वो तो आगे चले जाएंगे। तो ये जो बात है वो टोपी के दिल पे लग गई, और उसने कसम खाई कि इस साल तो उसे चाहे टाइफॉइड हो जाए या फिर टाइफॉइड का बाप, वो पास होकर दिखाएगा। लेकिन साल के बीच में चुनाव आ गए। टोपी के पिता जो डॉक्टर भृगु नारायण थे, वो नीले तेल वाले चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। अब जिस घर में चुनाव कोई लड़ रहा होता है तो उस घर में पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती है, शोर शराबा होता है। वो तो टोपी के पिता चुनाव में हार गए, जिस वजह से थोड़ी शांति हुई, और टोपी ने देखा कि उसकी परीक्षा में ज़्यादा समय जो है वो नहीं बचा, है ना। वो पढ़ाई में जुट गया, परंतु जैसा वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था, ऐसे वातावरण में कोई कैसे पढ़ सकता है। इसलिए टोपी का पास हो जाना ही बहुत था। टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद जब वो पास हुआ तो उसकी दादी बोली, अरे वाह, टोपी को भगवान नज़रबंद से बचाए, तुमने इतनी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तीसरे साल पास हो, वो भी तीसरी श्रेणी में, चलो पास तो हो गया। परंतु लेखक कहते हैं कि सभी को उसकी मुश्किलों में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरे साल में 3rd डिवीज़न से पास हुआ। मतलब उसे इतना ताने सुनाने की बजाय ये भी देखना चाहिए कि उसकी क्या सिचुएशन थी। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Also follow on all the platforms. Thank you so much.